हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2013 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि इसमें से अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आदमी के दुखों का कारण हो सकता है। तो यदि हम लास्ट लाइन पढ़े तो उसमें लिखा है कि बट ह्यूमन मिजरी विल कंटिन्यू अंटिल द मैन्स कैरेक्टर चेंजेस। तो तब तक चलता रहेगा जब तक मैन अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। यानी कि इसका मीनिंग जो हो गया वो ये हो गया कि रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू चेंज हिज कैरेक्टर इज रीजन फॉर मैन्स मिजरीज। यदि हम इसे यहाँ पे भी देखें सेकेंड लाइन में कि अंटिल मैन्स नेचर चेंजेस हिज फिजिकल नीड्स विल ऑलवेज अराइज एंड मिजरीज विल ऑलवेज बी फेल्ट एंड नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कंप्लीटली। तो यानी कि मैन्स का नेचर जब तक चेंज नहीं होता तब तक, तो इसके हिसाब से बी वाला जो है वो अपना सही हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 43 कि इसमें बोला है कि पैसेज के हिसाब से, पैसेज के बेसिस पे इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो एज्यूम करी जा सकती हैं या करी गई हैं। इसमें दिया है कि ऑथर गिव्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू फिजिकल एंड मटेरियल हेल्प इन इरेडिकेटिंग ह्यूमन मिजरी। ठीक है, तो इसमें जैसे पैसेज यदि हम पढ़े तो इसमें दिया है कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू मैन्स कैरेक्टर टू चेंज रेदर देन फिजिकल और मटेरियल हेल्प। ठीक है, तो फिजिकल या मटेरियल हेल्प का तो कुछ दिया भी नहीं है इसमें, तो यानी कि ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर चैरिटेबल होम्स हॉस्पिटल्स कैन रिमूव ह्यूमन मिजरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अभी यहाँ पे तो एक एग्जांपल दिया है ना, एक पॉसिबिलिटी दी गई है कि इवन दो इफ यू कैन कन्वर्ट every house in the country into charitable asylum, we may fill the land with hospitals. The human misery will continue until the man's character changes. तो यानी कि एक दिया गया है, एक पॉसिबिलिटी दी गई है, लेकिन ये क्लियरली इससे नहीं पता चलता है कि ये ह्यूमन मिजरी को खत्म कर देगा या रिमूव कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं आप। इसमें दिया है कि एक फिगर दी गई है, 1 2 3 4। तो उसमें बताया गया है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस अरेंजमेंट में, मतलब ऐसे ही सीक्वेंस किया जाए तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा फिफ्थ स्टेज पे। तो जैसा कि यदि हम इस पे देखें कि ये जो ट्रायंगल है वो जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पे था तो अब यहाँ पे आया, फिर ये ट्रायंगल अब यहाँ पे आया, राइट। फिर उसके बाद ये वापस नीचे जाएगा, ये ऐसे गया है, ए यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे। फिर ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे नीचे आया, फिर इसके बाद ये जो ट्रायंगल है वो इसके नीचे आ गया। तो यानी कि अब ये जिगजैग जब फॉलो कर रहा है तो ये ऐसे जाके फिर ऐसे होगा, राइट। तो ये जो आएगा, ठीक है, तो ये जो आएगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ठीक है। तो यानी कि हमें ये इधर इसमें तो ट्रायंगल चाहिए, तो इसमें ये ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें ये लास्ट में दे दिया है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखेंगे कि ये जो सन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले यहाँ पे था, ठीक है, फिर यहाँ पे आया लाइक नाइन्थ पोजीशन यदि हम क्लॉक को रिसेंबल करें तो, फिर यहाँ से यहाँ पे गया यानी कि 6 पे गया जैसे यहाँ पे आया है, फिर उसके बाद यहाँ से वापस इधर गया यानी कि 3 पे गया, ठीक है। तो अब 3 से वापस 12 पे जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे हमें सन चाहिए, ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट में। तो ये यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे तो सन ये साइड में है, तो हमारा बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। फिर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया है इसमें कि यहाँ पे भी 4 प्रॉब्लम फिगर्स दी गई हैं, इसमें बताया है कि नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है वो 120 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ऐसे करके ये अपना 180 हो गया, ठीक है। तो ये 180 ना होके ये तो 90 है, एंड ये भी 90 है, तो इसका हम 1/3 करेंगे तो ये 180 हो 120 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके इधर घूम रहा है, तो एरो जो है वो अप डाउन होता जा रहा है। तो हम इसको यदि देखेंगे तो ये यहाँ पे आया, राइट, इस वाले में। फिर ये वाला जो गया है वो नेक्स्ट यहाँ पे चला गया है, ठीक है, और फिर ये जो है वो यहाँ पे आ गया है इस वाले में। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट वाले में ये जो एरो है वो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, फाइनल पोजीशन नीचे वाले पे। तो अब देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा पे नहीं है। तो इसमें तो ये टॉप पे दिया है, तो ये बी वाला नहीं होगा। फिर इसमें भी डी में दिया है, ऊपर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अब प्लस प्लस ये जो पोजीशन है वो नीचे तो आया है यहाँ पे। तो अब इसमें देखेंगे कि जो एरो का डायरेक्शन है वो अप डाउन जा रहा है। जैसे इसमें नीचे गया था, फिर इसमें ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर चला गया। तो अब क्या होगा कि अब वापस नीचे आएगा, राइट। एक बार ऊपर एक बार नीचे जा रहा है, तो अब जब ऊपर गया है तो वापस नीचे आएगा। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या ऊपर है, नहीं है। इसमें ये ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसमें नीचे जा रहा है, यस, तो ये वाला सही हो जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, प्रॉब्लम फिगर, इसमें भी चार सीक्वेंस दी गई हैं। उसमें बताया है कि पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर इसको साइड में जा रहा है, ठीक है, फिर अब ये राइट में आ रहा है, फिर मिडल में आ रहा है। अब क्या आएगा कि अब ये लेफ्ट में आएगा, राइट। ये वाला जो ये राइट में था, तो अब ये मिडिल में आया, फिर अब ये लेफ्ट में आएगा, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे वो भी डाउन साइड में चाहिए, राइट। तो ये तो अप साइड है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये डाउन साइड है लेकिन ये मिडिल में ही है, तो ये तो नहीं होगा। अब ये यहाँ पे डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो एल शेप्ड है और ये जो इन्वर्टेड एल शेप्ड है, तो वो कैसे है कि वो मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो जो एल है वो राइट में जा रहा है, राइट। और ये जो है वो भी ऐसे जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो जाएगा एल जो है इन्वर्टेड वाला, वो इस साइड होना चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है, तो ये यहाँ पे तो मिडिल में ही दे दिया है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। तो बी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 47 में कि सपोज एक्स मैन है, वो कांस्टेंट स्पीड पे काम कर रहे हैं, कुछ काम को वो वाई डेज में करते हैं। तो इसमें से कौन सा डायग्राम है वो एक्स और वाई के बीच में सही मतलब एक ग्राफ बना रहा है। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कितने काम हो रहे हैं, यहाँ पे ये दिया है कि एक स्पीड में कुछ काम हो रहा है, तो वो कितना परसेंटेज कंप्लीशन हो रहा है। तो जैसे कि यदि हम ये देखें कि जैसे जैसे दिन मैन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे दिन कम होते जाते हैं। तो ये तो मतलब नहीं हो, बढ़ते जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा अपना, ठीक है। यहाँ पे उल्टा दे दिया है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दिन बढ़ते जाते हैं। दिन मतलब काम बढ़ते जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। 100 काम है, यदि कुछ 10 लोगों ने काम को 30% तक कर लिया है, तो अब तो वो बढ़ेगा नहीं ना, मतलब 100 से 200% तो होगा नहीं, वो तो कम ही होगा, राइट। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे दिया है एल शेप्ड, ये बनाया है कि स्टेशनरी रहेगा, मतलब मैन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाए और काम जो है वो एक जगह स्टेबल रहे। तो ऐसा भी नहीं है कि काम ज़्यादा लोग बढ़ते जाएं और काम स्टेशनरी रहे। सपोज सपोज 60 आवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि सपोज जैसे 6 लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये तो 10 दिन में होगा, राइट। और यदि 10 लोग हो गए मतलब बढ़ गए, तो ये ठीक है, तो ये तो कम हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे जो दिया है वो सही दिया है कि जैसे जैसे मेन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे काम जो कंप्लीशन की डेट्स है वो कम होती जाती है। मतलब 6 लोग ये सपोज रहे हैं, तो 10 दिन जाएगा, है ना। और यदि 15 लोग आ गए, 60 काम है तो, ठीक है, तो ये तो 4 दिन में ही हो जाएगा। तो यानी कि 6 है, और यदि 15 लोग बढ़ गए तो काम कम हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे ग्राफ जाएगा। तो हमारा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उसमें से पूछा है कि एक्स के बारे में बताओ। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि हर तरीके के फंडे लगाने पड़ते हैं कि अच्छा ये 3 स्क्वायर तो नहीं है, मतलब 7 स्क्वायर का तो नहीं है, डिफरेंस एडिशन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, डिवीजन तो नहीं है। तो ऐसे मतलब करने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है। तो 3 और 7 को यदि हम ऐड कर लें तो 10 होता है, राइट। और यदि हम सेकंड कॉलम वाले में भी जो डाटा दिया है रो में, उसको ऐड करें 3 + 7, वो भी 10 होता है, तो यानी कि इक्वल होता है, राइट। तो ये जो हम मान सकते हैं कि जो कॉलम 3 में दिया है और कॉलम 1 में दिया है, वो इक्वल टू डिजिट ऑफ कॉलम 2, ठीक है। इंडिविजुअल डिजिट्स 3 + 7 + 0 = 10, एंड यहाँ पे भी 3 + 7 = 10। अब नेक्स्ट वाले पे एक चेक करते हैं कि ठीक है, यहाँ पे 2 एंड
6 विच इज इक्वल टू 8, और ये भी 2 + 2 + 4 विच इज इक्वल टू 8। तो यानी कि ये भी मतलब फॉलो तो हो रहा है पैटर्न। अब यदि इसी पैटर्न को हम यहाँ पे देखें 1 + x, तो यदि यहाँ पे लिख दे 1 + x, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया है C2 - C1, तो C2 730 दिया है, राइट। तो 730 को यदि हम ऐड करें 7 + 3, तो ये तो 10 हो जाएगा। और 10 को यदि हम 1 से माइनस कर दें तो x निकल जाएगा ना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे 3 + 7 = 3 + 7 10 होता है, 3 + 7 = 10। यहाँ पे भी 3 + 7 = 10। यहाँ पे भी 2 + 6 = 8, यहाँ पे भी 2 + 2 = 4, 2 + 2 + 4 = 8। तो यहाँ पे भी तो वैसे ही पैटर्न फॉलो होगा, राइट। तो 7 + 3 - 1, तो यानी कि 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9, जो कि हमारा आंसर भी है। अब यहाँ पे दिया है कि 4 कार्स हैं जो कि 6 रुपीज़ पर किलोमीटर पे रेंट की ली गई हैं। जैसे ओला वगैरह से जाते हैं ना, तो वो रेंटल डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इतने रुपीज़ पर किलोमीटर पे। तो उस पे सपोज ली गई है कि 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा, और प्लस डीजल भी भरवाना पड़ेगा, मतलब पेट जो ऑयल है वो भी। तो उसका जो प्राइस दिया है वो 40 पर लीटर दिया है। तो एक टेबल दिया है कि 4 कार्स हैं, उनकी माइलेज कितनी है, मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकती हैं। 1 लीटर में, 1 लीटर के बेसिस पे वो कितना किलोमीटर वो कार ट्रैवल कर सकती है। तो ये दिया है माइलेज किलोमीटर, तो यानी कि ए जो है वो उसका 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, बी जो है उसका 10 का है, सी जो है वो 9 का है, डी जो है वो 11 का है। अब ये यहाँ पे आवर्स दिया है कि कितनी घंटे वो चली हैं गाड़ियाँ, तो ये 20, 25, 24, 22। ठीक, अब यहाँ पे दिया है टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, तो टोटल पेमेंट तो ये भी होगा ना 6 पर किलोमीटर। तो जितने किलोमीटर होंगे उनका 6 से मल्टीप्लिकेशन, और जो डीजल का कॉस्ट होगा उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे कितना माइलेज है, उसके बाद हमें आवर्स भी मिल जाएगा। तो इसके लिए पेमेंट हो जाएगा। उसका हम इक्वेशन बनाएंगे कि 6 × A, यानी कि 6 किलोमीटर, और कितना डिस्टेंस है। तो मान लेंगे कि जो A B C D का रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस है वो स्मॉल लेटर ABCD होगा। तो हम अब इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे कि 6 × A, जैसे 6 रुपीज़ पर किलोमीटर का रेंटल चार्ज है कार्स का, तो 6 × A, तो ये तो रहेगा, राइट। और प्लस 40 × A/8, 40 कहाँ से आया, तो 40 ये जो है वो डीजल का प्राइस है। ए क्या है, कितना डिस्टेंस कार चली है, तो ये जो हम लोगों ने मेंशन किया है यहाँ पे। और 8 क्या है, तो 8 जो है वो माइलेज है, मतलब 1 लीटर पे कितने किलोमीटर वो कार चल पाई है। तो ये क्वेश्चन को हम इक्वल टू करेंगे 21 20 से। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6A प्लस 40 × A/8, अब 8 को यदि हम 40 से डिवाइड, 40 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा। तो 6A + 5A इज इक्वल टू 21 20। तो यानी कि 6 + 5 इज इक्वल टू 11A इक्वल टू 2120। ए को 2120/11 करेंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो उसके बाद एवरेज स्पीड भी तो अभी निकालनी है ना, कि यहाँ पे कार ए की जो एवरेज स्पीड है, तो ये तो हो गई कि ए जो है वो 2120/11, ये टोटल डिस्टेंस हो गई है जो कार ए ने ट्रैवल करी है। अब पूछा है कि यहाँ पे 1 घंटे का कितना लगा। ठीक है, तो A/20 भी तो करना पड़ेगा ना कि कितने किलोमीटर वो चली है कार, क्योंकि यहाँ पे तो बोला है कि मैक्सिमम एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें उसको आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2120/11, ठीक है, × 20, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 9.63 किलोमीटर, मतलब एवरेज 9.5 से तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। इसको हम एक बार कर सकते हैं 2120 इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 2122 भी ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि ठीक है, एक एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतना पूछा नहीं है, वो क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं आ रहा है। तो 9.63 होगा। अब दूसरा जो है यहाँ पे दिया है कि 1950 जो है वो कार बी का टोटल पेमेंट कार बी के थ्रू हुआ। तो अब इसका भी वही इक्वेशन बनेगा 6 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो सपोज बी किलो डिस्टेंस चली है, तो 6 × B, फिर प्लस 40। 40 क्या, 40 पर लीटर डीजल का कॉस्ट है। 40 × B, बी क्या है, डिस्टेंस जितना चली है। 10, 10 क्या है, माइलेज है, कितना वो माइलेज देती है कार। तो इसको इक्वेशन को यदि सॉल्व करें तो 40/10 इक्वल टू 4। तो 6 + 4B इज इक्वल टू 10B, बी इज इक्वल टू इतना। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा B/25 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये 25 आवर्स कार चली है। ये 25 आवर्स में 195 किलोमीटर गई है। तो यानी कि 1 घंटे में वो 195/25 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7.8 हम सॉल्व करके पाते हैं। ठीक है। 25 यदि हम ऐसे भी देखें तो 25 को यदि हम 200 से डिवाइड कर ले, मोटा मोटा यदि लेना हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा, राइट। तो आंसर मार्क करते समय हम कर सकते हैं कि 8 से ये थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आई कि टोटल पेमेंट ऑफ कार सी इज 2064। ये जो दिया है 2064, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो ये 6 पर किलोमीटर। ठीक है। तो 6 × सी जो कि टोटल डिस्टेंस है जो कि सी ने कवर किया है, प्लस 40 क्या है, डीजल का कॉस्ट है, इंटू सी। सी क्या है, अगेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी। फिर अपॉन 9। 9 क्यों करना है? क्योंकि 9 जो है वो कार सी का माइलेज है। तो इस इक्वेशन को यदि हम करें सॉल्व तो विच इज इक्वल टू 2064 कर देंगे। ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 6c प्लस सी इज इक्वल टू 9 × 1032/47 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वैसे हमें मिलेगा। अब एवरेज स्पीड ऑफ कार सी क्या होगा? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, अपॉन 24। तो ये जो हो गया, ये आवर्स कितने आवर्स चली है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 8.23 आ गया सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कार डी। तो कार डी कितना ट्रैवल करेगी? तो कार डी जो है वो डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कैपिटल स्मॉल डी। तो 6 × डी, क्योंकि 6 पर किलोमीटर, प्लस 40 × डी। 40 क्या, 40 डीजल का कॉस्ट, इंटू डी, डी कितना डिस्टेंस चली है, अपॉन 11। 11 क्यों? क्योंकि ये इसका माइलेज है। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें इक्वल टू 1812 से, तो पाएंगे कि d इज इक्वल टू 11 × 906/53 आएगा। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6d प्लस 40 × d/11। ठीक है। तो यदि हम इसको लेके जाएं इस साइड पे तो 11 × 906/53 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार डी है, तो d/22 इज इक्वल टू 453/53। 22 से क्यों डिवाइड किया यहाँ पे? क्योंकि ये यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है 22 का। तो d इज इक्वल टू आएगा 8.5। यानी कि ये जो d है वो c से ज़्यादा है इसकी एवरेज स्पीड। लेकिन यदि यहाँ पे हम टोटल देखें तो d की 8.5 हो रही है, c की 8.25 हो रही है, b की 8 से कम हो रही है, यानी कि 7.8 यहाँ पे दिया है, और ए का है वो 9.63 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेंटेन जो कार ने एवरेज स्पीड मेंटेन किया है वो कार ए है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग 3 फिगर्स। पैटर्न दिया है यहाँ पे अगेन सेम। हमें यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब्स, जितने भी नंबर्स है, या क्यूब्स -1, स्क्वायर्स -1, तो अलग अलग हमें सेट करना पड़ता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि 8 4 जो है, यदि हम इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 आता है, राइट, 7। ठीक है। और 7 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 14 आ जाता है, जो कि इस बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। सेम अब दूसरा पैटर्न देखिए, 81/9 से को डिवाइड करें तो 81/9 कितना आता है, 9 आता है। ठीक है। तो 9 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 18 आ जाता है। तो यानी कि ये पैटर्न तो है। सेम वे में यदि हम 88 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, राइट, 8 आएगा। तो 8 को हम सिमिलर वे में, जैसे हमने 9 × 2 किया, 7 × 4 2 किया, तो वैसे ही 8 × 2 कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्यूब दिया है इसमें, कि क्यूब है उसमें 6 नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। उनके 3 अलग अलग व्यूज यहाँ पे दिखाए गए हैं, 1 6 4 3 2 1 3 6 5। तो इसमें पूछा है कि इस क्यूब में एक और दिखाया गया है, उसमें 5 यहाँ पे दिया है कि ए और बी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि देखा जा सकता है कि 2 3 4 एंड 6 ये 1 के एडजेसेंट में है, मतलब आजू बाजू में है। इसमें देखे तो 1 के एडजेसेंट 6 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। इसमें देखे तो 3 हो गया, फिर 2 हो गया। इसमें तो दिया ही नहीं है 1 का एडजेसेंट है क्या नहीं है। तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना कि 2 3 हो गया,
एंड 6 एंड 4 हो गया, तो ये एडजेसेंट हो गया। यानी कि बचा क्या, 1 ऑलरेडी है, 6 नंबर से है तो 5 बचा, तो 5 जो है वो 1 के अपोजिट में होगा। तो सारे नंबर्स 1 को छोड़ के सारे नंबर्स ए और बी में किए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 5 जो है वो तो 1 के अपोजिट है, तो 1 को तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सामने नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा यहाँ पे। तो यानी कि जिस जिस ऑप्शन में 1 दिख रहा है हमें, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, तो इस तरीके से बी सी डी कट हो गया और ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो डाइस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, जैसे कि 51 वाले में ही, कि यदि जो फेस है वो 4 फेस होता है, यदि एडजेसेंट में होता है किसी भी फेस का, यानी कि जैसे 1 है, तो जो रिमेनिंग जो होगा फेस वो हमेशा ही वो इसके अपोजिट होगा, जिसके एडजेसेंट है सब, ठीक है। तो यानी कि 1 के अपोजिट होगा जो भी रिमेनिंग बचा है, तो 5 हो गया। ये प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये डाटा सेट दिया हुआ है, कि बार ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, कि स्टडी करना है जो गिवन डाटा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू एज ग्रुप ऑफ 34 to 44। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ना कि फिजिक्स प्रोफेसर्स कितने हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 फीमेल्स हैं एंड 32 मेल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी बेसिस पे। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी डाटा सेट पे। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे कि अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट है तो कितने सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो ये हम टेबल बना लेंगे। अब इसमें से मेल कितने हैं, तो मेल जो है वो ब्लैक से मतलब उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स में मेल कितने हैं, तो 32 है, तो इसको लिख देंगे। फिजिक्स में फीमेल मैथ्स में मेल कितने हैं, तो 28 है, इसको लिख देंगे। फिर केमिस्ट्री में मेल कितने हैं, तो 16 है, तो इसको लिख देंगे। बॉटनी में ये मिड में दिया गया है, तो बॉटनी में 10 मेल्स, साइकोलॉजी में 4 मेल्स, इकोनॉमिक्स में 24 मेल्स, ठीक है। अब फीमेल्स पे, फीमेल्स को ऐसे डॉट से दिखाया गया है डाटा सेट को। तो इसमें देखेंगे कि देयर आर 8 फीमेल्स इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी 8 फीमेल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखें तो। लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 22 हैं, 20 और 24 के बीच, बिल्कुल बीच में दिया गया है, तो 22 हो गया। फिर यहाँ पे बॉटनी में कितनी महिलाएं हैं प्रोफेसर्स, तो 12 और 16 के बीच में दिया है, यानी कि 14, तो ये 14 हो गया। फिर अब साइकोलॉजी दिया है कि साइकोलॉजी में कितनी महिलाएं प्रोफेसर्स हैं, तो 4 और 8 के बीच में दिया है, यानी कि 6, तो 6 फीमेल्स आर साइकोलॉजी प्रोफेसर्स। अब इकोनॉमिक्स की बारी है। इकोनॉमिक्स में दिया है कि 8, यहाँ पे दिखा है कि 8 फीमेल्स आर प्रोफेसर्स ऑफ इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पे अलग अलग पूछे गए हैं ना यहाँ पे, कि हाईएस्ट रेशियो बताओ, टोटल प्रोफेसर्स बताओ फिजिक्स साइकोलॉजी के जो कि फीमेल्स हैं। फिर यहाँ पे मतलब अलग अलग डाटा सेट पूछा गया है, तो हम टोटली एक ही बार कर लेंगे। तो इसको यदि हम टैली करते हैं, ऐड करेंगे तो 114 होगा, फीमेल्स को ऐड करेंगे तो 66 होगा। अब इसको हम हॉरिजॉन्टली भी टैली कर लेंगे और वर्टिकली भी टैली कर लेंगे, तो ये 180 हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू एज ग्रुप ऑफ 35 to 44। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि 40% जो है वो 35 to 44 को बिलोंग करते हैं। तो 100% कितने हैं, 100% हमने टोटल किया था 40 है, ठीक है। तो इसका 40% कितना होगा, तो 40/100 × 40, तो विच विल बी इक्वल टू 16। तो देर आर टोटल 16 फिजिक्स प्रोफेसर्स जो कि 35 एंड 44 एज के बीच में बिलोंग करते हैं। बोथ यहाँ पे मेल फीमेल नहीं दिया है, टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स पूछा है, तो इसके लिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब ये दिया है 53rd में कि विच वन ऑफ द हाई फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, यानी कि इसमें मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल्स की अपेक्षा। तो यदि हम यहाँ पे इसको हम मेल फीमेल का रेशियो निकालें, तो यहाँ पे हो जाएगा फिजिक्स में 32:8 विच इज इक्वल टू 4:1। ये कैसे आया, क्योंकि 32 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 4:1। मैथ्स में क्या होगा, 28:8, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि हम इसको भी
नहीं ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं समझ में आता, तो यहाँ पे हम इसको 4 लिख देंगे कि अच्छा एक मेल एक फीमेल पे 4 मेल्स प्रोफेसर्स हैं फिजिक्स में। यहाँ पे 2 फीमेल्स पे 7 मेल प्रोफेसर्स हैं। तो 3.5 एक रेशियो हो जाएगा 1:2, यदि निकालना भी हुआ तो कंपैरिजन के लिए। तो 3.5:1, तो ये तो कम हो गया राइट। अब यहाँ पे आ गया कि 8:1, क्यों? 16:22, 2 से डिवाइड करेंगे, 8:1। अब इसका तो फीमेल्स, यहाँ पे फीमेल प्रोफेसर्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन केमिस्ट्री, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगेन यहाँ पे भी फीमेल प्रोफेसर्स आर मोर देन मेल प्रोफेसर्स, तो ये तो पूछा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि मेल्स टू फीमेल रेशियो सबसे ज़्यादा किधर है। अब साइकोलॉजी में ये भी 2:3 है, तो फीमेल्स ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ज़्यादा है प्रोफेसर्स, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में 24:8 यानी कि 3:1, तो ये तो 3:1 है, ये 3.5:1 है, और ये 4:1 है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ? तो 4:1, जो कि फिजिक्स प्रोफेसर्स, तो इसके लिए हमारा आंसर फिजिक्स प्रोफेसर्स हो जाएगा। अब पूछा है कि व्हाट परसेंटेज 54 वाले में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स। तो साइकोलॉजी प्रोफेसर्स में टोटल जो प्रोफेसर्स हैं उसमें से फीमेल्स जो प्रोफेसर्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है? तो टोटल हमने निकाला हुआ है कि 10 है, और फीमेल्स प्रोफेसर्स कितने हैं? तो 6 है, तो 6/10 कर लेंगे, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 60%। ठीक है, ये यहाँ पे एक कर दिया है। फिर अब पूछा है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34 इक्वल्स 25% ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन दैट एज ग्रुप, तो बताइए कि मेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इस 25 to 34 में कितने हैं? अब यहाँ पे देखिए 25 to 34 में 30% दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल जो 30% प्रोफेसर्स हैं, तो कितना टोटल प्रोफेसर है? 40, तो 40 का 30% कितना हो गया? 12 हो गया राइट। अब इसमें दिया है कि 25% ऑफ ऑल फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स आर फीमेल्स, तो इसका 25% निकाल लेंगे कि 12 into 25/100, तो इज इक्वल टू 3 फीमेल प्रोफेसर्स, जो कि एज ग्रुप ऑफ 25 to 34 के बीच में है। तो मेल प्रोफेसर्स कितने हो गए? तो टोटल हमने निकाला था यहाँ पे कि 12 है, नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन दिस एज ग्रुप इज इक्वल टू 3, तो इसको हम 12 से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में पूछा है कि यहाँ पे इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट 2% of all the professors in the university, then what is the number of professors in the university? तो यानी कि जो साइकोलॉजी प्रोफेसर्स हैं वो 2% को मतलब देते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये 10 = 2%, तो 1 कितना होगा? 1% कितना होगा? तो 10/2 इज इक्वल टू 5, तो 100% कितना होगा? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 into 5, तो 500 प्रोफेसर्स आंसर आ गया। तो देयर आर टोटल 500 प्रोफेसर्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया है कि इसमें दिया गया है कि एक पैटर्न दिया है, 7 पैटर्न्स, कि ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जैसे जा रहा है। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पहले ये यहाँ से ऐसे, फिर एक यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आने लगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ये तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगेन यहाँ पे ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो यदि हम इसको देखें तो इसमें पाएंगे कि जो सारे एरोज हैं वो 1 और 2 में इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, 1 और 2 में। लेकिन 3 और 4 में, और 2 और 3 में उसके बाद से ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग गए। और 3 और 4 में एक एरो रिवर्स हो गया, एंड दूसरे वाले जो है वो क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं। लाइक सपोज ये रिवर्स हो गया, ये तो ऐसे ही जा रहा है, ये इसमें भी ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, लेकिन ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो अब बोला है
कि 5 और 6 में भी तो वैसे ही पैटर्न फॉलो होगा ना, कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जाएगा, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज आ गया, दो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी दो क्लॉकवाइज फिर जाएंगे, दो क्लॉकवाइज जाएंगे, और फिर एक जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो जैसे कि इसमें दिया है कि जो एक ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दो ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे, और ये तीसरा भी है वो भी क्लॉकवाइज ही जाएगा, जैसे हमारा इसमें जा रहा था, ऐसे वन वाले में, कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो यानी कि वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसमें से कौन सा जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है टोटल, यहाँ पे तो नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज, दो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी देखें तो एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो चाहिए नहीं अपने को, तीनों क्लॉकवाइज चाहिए। तो ये यहाँ पे जा रहा है क्लॉकवाइज, फिर ये जो जा रहा है ये भी क्लॉकवाइज, ये जो जा रहा है ये भी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखें, इसमें जो सी एंड डी में मेन कंफ्यूजन क्या होगा कि इसमें ये स्क्वायर और सर्कल दिया है। यदि हम इसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 में, तो ये अल्टरनेटिवली स्क्वायर सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर दिया है, सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर दिया है, यहाँ पे भी सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर दिया है। तो अब क्या देगा, स्क्वायर देगा या सर्कल देगा? ऑफ कोर्स सर्कल देगा, राइट। तो सी हमारा आंसर इसकी वजह से नहीं होगा। हालांकि सी और डी काफी कॉमन है, लेकिन बस ये स्क्वायर होने की वजह से सी जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, और डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पैसेज है, एक बार पैसेज को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया कौन सा है। तो यदि हम पैसेज को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें इलीगल माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, तो ये तो यहाँ पे नहीं दिया है डिस्कशन में कि यहाँ पे फॉरेस्ट का इलीगल माइनिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यदि हम थर्ड लाइन को देखें कि हैज एस्टैब्लिश द डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, सच एज इंट्रूजन ऑन फॉरेस्ट। तो यानी कि माइनिंग हो रही है ड्यू टू माइनिंग, हाईवेज। तो इलीगल माइनिंग जो है ये तो दिया है, लेकिन क्या ये सेंट्रल आइडिया है? तो नहीं है। फिर एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये भी यहाँ पे दिया है कि एक्सटेंशन प्रोन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, लेकिन क्या ये सेंट्रल आइडिया है? टोटल जो पैसेज में है उसको मेन इसकी थीम क्या है, इस पे किस पे बात की गई है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को बचाने के लिए बात की गई है? तो नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रप्शन ऑफ हैबिटेट की बात की गई है। हाँ, कहाँ पे दिया है कि डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो ये तो उसके रीजंस बताए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि यदि हम इसको यहाँ पे देखें कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमारा ये जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इलीगल माइनिंग एग्रेवेट कर रहा है इशू को। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये तो दिया है कि continuity of forest gets disrupted affecting several extension prone species। ये एक कंडीशन दिया गया है कि यदि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका वो रिजल्ट निकलेगा। तो एक लाइन में दी गई है, पर जो मेन जो दिया गया है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ हैबिटेट। यदि हम यहाँ पे देखें डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फिर यहाँ पे दिया लार्ज ब्लॉक ऑफ फॉरेस्ट गेट्स फ्रेगमेंटेड into small bits, that is of all these bits come into contact with human activities रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ एंटायर फॉरेस्ट। तो सेंट्रल आइडिया तो यही है पैसेज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स। तो जो फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स और कॉरिडोर्स है उनका मेन पर्पज क्या है, उनको कंटिन्यूटी उनको बनाए रखने का। तो यदि हम इसे यहाँ से देखें, दिया है कि कंटिन्यूटी ऑफ forested landscapes and corridors gets disrupted, affecting several extinction prone species of wildlife. Habitat fragmentation is therefore considered as most serious threat of biodiversity conservation। अब ये तो दिया है कि preservation of बायोडिवर्सिटी, क्योंकि कंजर्वेशन दिया है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एक ही बात हो गई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज,
अब यहाँ पे तो बात भी नहीं की गई है मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी कहाँ भी बात की गई है। यहाँ पे दिया है माइनिंग कंपनीज का दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंटायर फॉरेस्ट दिया है, तो ऐसे कुछ बात नहीं की गई। ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ये तो दी गई है कि ऑल दिस बिट्स कम इनटू कांटेक्ट विथ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ग्रांट फॉरेस्ट लैंड्स को दिया जाता है नहीं दिया जाता है, इस पैसेज में तो नहीं बताया गया है। तो इसके लिए 2 3 करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा वन ओनली स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ रेयर कलेक्शन देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स, 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड। तो 10 मोर गोल्ड कॉइन्स ऐड हो जाती हैं, तो रेशियो जो है वो 1:2 हो जाता है। पहले 1:3 था, अब 10 ऐड किया तो 1:2 हो गया। अब इस बेसिस पे पता करना है कि टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हो गए अब, पहले नहीं अब। तो यहाँ पे दिया है, जैसे मान सकते हैं कि देयर आर एवरी गोल्ड एक्स कॉइन, तो 3 नॉन गोल्ड कॉइन है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो गोल्ड कॉइन्स है उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो नॉन गोल्ड कॉइन्स है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसका दिया है कि 1:3 एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स, तो मान लेते हैं कि x/y = 1:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x/1 = 3/y, तो y = 3x, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब दिया है नेक्स्ट कंडीशन कि 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, तो 10 और ऐड हो जाते हैं तो 1:2 हो जाता है, यानी कि x + 10 = y = 1:2। अब इसमें या तो आप मल्टीप्लाई करो अ, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 में दिया है अपने को y = 3x, तो यहाँ पे y की जगह पे 3x की वैल्यू पुटअप कर लो, y की वैल्यू पुटअप कर लो 3x, तो x + 10 = 3x = 1:2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि x + 10/3x = 1/2, तो 2 हो जाएगा वो x/10 के साइड में जाएगा, एंड 3x × 1 हो जाएगा, तो 2x + 20 = 3x। तो इसको यदि हम सॉल्व करें, 3x - 2x = 20, यानी कि x = 20, तो x की जो वैल्यू है वो 20 हो गई। तो अब जो कॉइन्स हो जाएंगे टोटल कॉइन्स, वो हो जाएंगे x + y = 4x। पहले, अभी नहीं, पहले जो कॉइन्स है वो x + y हो जाएंगे, यानी कि 4x हो जाएंगे। तो 4 × 20 विच = 80, तो टोटल 80 कॉइन्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें दिया है 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, तो इसमें 10 और ऐड कर लेंगे, 80 + 10 तो 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्शन में कितने हैं अब। नाउ बिकम्स, नाउ यहाँ पे कीवर्ड है, बाकी तो नहीं, नाउ नहीं रहता तो 80 हम मार्क कर सकते थे, पर यहाँ पे चूंकि नाउ है, यानी कि 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड करने के बाद ये जो 1:2 वाला रेशियो है उसमें क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, एक माली है उसके पास 1000 पौधे हैं, वो उसे लगाना चाहता है ऐसे कि जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, यानी कि जितने रोज हैं ऐसे वो उतने ही कॉलम्स हैं। सपोज ये एक है तो एक हो, दो हो तो दो हो, फिर तीन हो तो तीन हो, ठीक है। ऐसे एक दो तीन नहीं, ऐसे यदि तीन बढ़ाया तो ऐसे भी तीन बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये लगाएगा। अब ऐसे कर करके, मतलब यदि चार ऐसे किया तो ये चार फोर्थ इधर भी आएगा, ठीक है। तो जितने रोज हैं उतने कॉलम्स होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से 1000 प्लांट्स ऑलरेडी हैं उसके पास, तो और कम से कम कितने प्लांट चाहिए ताकि ऐसे मतलब लग पाए कि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हो। तो इसमें देखेंगे कि जैसे 1 × 1 का कॉलम हो, 1 × 1 हो गया, 2 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया, तो ऐसे डैश 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 करके 100 तक लेके जा सकते हैं मतलब। लेकिन प्लान्स तो 100 ही हैं, ठीक है। तो स्क्वायर, इसके लिए स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2 × 2 भी स्क्वायर होता है 2 का, 3 × 3 3 का स्क्वायर होता है, 1 × 1 1 का स्क्वायर होता है, 20 × 20 20 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर लेना है। तो या तो यदि पहले से हमें पता है कि जो नंबर्स के स्क्वायर्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो जैसे कि एक आइडिया रहता है कि 30 × 30 = 900, तो 30 से तो ज़्यादा ही होंगे नंबर, तो 31 × 31 करेंगे तो वो तो नहीं आएगा। फिर 32 × 32 करेंगे, तो ये हमारा 32 × 32 यदि करते हैं तो हमारा 1024 आ रहा है, ठीक है। तो 31 × 31 करेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं
ये 1000 से भी कम पड़ रहा है, लेकिन 1000 प्लांट्स तो आ गए ना। अब वो उसको वेस्ट तो नहीं जाने दे सकता, उसको वो सारे लगाने हैं। एक्स्ट्रा उसे और चाहिए प्लांट्स, ताकि वो टोटल नंबर भर सके। तो 32 × 32 यदि हम लोगों ने किया तो 1024 आता है। तो 1024, 1000 प्लांट्स उसके पास ऑलरेडी है, तो 1024 माइनस 1000, तो यानी कि 24 मोर प्लांट्स विल बी नीडेड। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया है कि ए सम ऑफ 700 हैज़ टू बी यूज्ड। 700 रुपये हैं टोटल। तो 7 इसमें प्राइजेस दिए गए हैं, कैश प्राइजेस हैं। तो 7 कैश प्राइजेस है, तो ऑफकोर्स 7 लोगों को मिलेंगे। तो इसमें दिया है कि हर एक जो प्राइस है, जो वो प्राइस है वो 20 रुपये कम है पहले वाले प्राइस से। तो इसमें बताओ कि सबसे कम जो वैल्यू होगी प्राइस की वो क्या होगी। तो एक तो हम इसको रैंडम मतलब बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मैनेज ये x+20, x+40, x+60, तो ऐसे करते करते 7 प्राइजेस हमने कर लिए। तो या तो हम इसको ऐड कर सकते हैं कि x+20 प्लस x+40 प्लस x+60। तो ये सब यदि हम लोग करें तो करने बैठे तो 7x आएगा। 7x प्लस, तो ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 480 हो जाएगा, है ना। 20 + 40 +60 +80 +100 +120, इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये 420 हो रहा है। ठीक है, तो 7x = 700 माइनस 420 विच इज इक्वल टू 280। तो 7x = 280, तो x = 40। तो इसलिए हमारा x = 40 आंसर हो गया। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब समेशन का फॉर्मूला होता है Sn = n/2, फिर इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 20। अब यहाँ पे a क्या होता है, तो a जो होता है वो पहला टर्म होता है। ये हमारा पहला टर्म क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। x पुटअप कर लेंगे, 2x प्लस n-1। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर। यहाँ पे 7 प्राइसेस है, तो n की जगह पे हमें 7 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। -1 n/2 यानी कि 7/2। तो यदि हम इसको देखें तो 7/2 इंटू 2x प्लस n-1, 7 - 1 इंटू 20, 6 इंटू 20, 120 हो जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7/2 इंटू 2x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये 700 दिया हुआ है। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू, इसका भी हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2x + 20 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, राइट। 7 हो जाएगा, 7 इसको करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 2x + 120 इज इक्वल टू 200, ठीक है। 10 × 2 = 200, राइट। तो 10 × 100 × 2 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 80। तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें दिया है कि टोटल 120 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, तो उसमें से 70 मेल हैं, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे 70 मेल हैं, तो यहाँ पे मान लेंगे कि फीमेल या फिर अदर जेंडर भी यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फीमेल है यहाँ पे सपोज, तो रेशियो कितना हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो अपना कंसर्न भी नहीं है। तो 70 जो दिया है, टोटल 120 है, मेल 70 है, तो बाकी के फीमेल या फिर, तो 50 हो जाएगा, राइट। 120 माइनस 50 इज इक्वल टू, 120 माइनस 70 इज इक्वल टू 50। तो टोटल 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ये बोला है कि मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। तो मिनिमम मेल्स कितने होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होंगे, बाकी के सपोज 50 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो टोटल 80 ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 माइनस 50 कर दो तो 30। तो यानी कि 30 जो होते हैं उनके पास मिनिमम 30 मेल्स के पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है। तो 30 लिख लेंगे यहाँ पे कि देयर आर टोटल 30, ठीक है। मिनिमम 30 मेल्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होंगे। अब मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम सपोज 70 मेल्स हैं, तो मैक्सिमम मेल्स तो 70 हो गए। 80 ड्राइविंग लाइसेंस है, तो 80 माइनस 70, 80 माइनस 70, ठीक है। तो 70 मेल्स हो गए, तो बाकी जो 10 बचे वो अदर फीमेल को जाएंगे
ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे 30 तो मैक्सिमम 70 हो गया, तो 30:70 लेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 3:7 हमारा आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 3:7, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक गैरिशन है, एक, ठीक है, तो एक सेंटर है वहाँ पे आर्मी का, सपोज डिफेंस का, तो वो वहाँ पे किला एक टाइप से बनाया है अपना। तो वहाँ पे ना 1000 सोल्जर्स के लिए 1 महीने का खाना है, ठीक है। एवरेज हम मान लेते हैं एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज का खाना है 1000 सोल्जर्स के लिए, यानी कि हम इसे मान सकते हैं कि 30,000 फूड्स अवेलेबल हैं। 30 into 1000 करेंगे तो आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन। अब 10 डेज बाद 10,000 फूड्स तो यूटिलाइज हो चुके होंगे, क्योंकि 100 into 10 कर लेंगे तो 10,000 फूड्स यूटिलाइज हो चुके हैं। तो अभी कितने बचे, तो 20,000, राइट। तो और 1000 सोल्जर्स और ऐड हो गए, ठीक है। तो अब सोल्जर्स कितने हो गए, 2000। तो टोटल फूड कितना है अवेलेबल, 20,000। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 20,000 अपॉन 2,000, तो ये हो जाएगा अपना 10 डेज। तो ये आंसर हो जाएगा। अब या फिर दूसरा वे भी हो सकता है अपना कि 10 डेज के बाद 1000 सोल्जर्स के लिए 20 डेज का खाना उपलब्ध होगा, लेकिन 1000 चूंकि और लोग ऐड हो गए, तो सफिशियंसी जो है वो इसकी हाफ से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पे एक साइड में डबल हुआ तो दूसरे साइड हाफ हो जाएगा, राइट, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पे 20 को हम हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा, इससे भी हमारा 10 आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया है कि एक बार टंकी अरुण फुल कराता है अपने मोटरसाइकिल की, तो वो 10 डेज तक चलती है। तो यदि वो 25% और पेट्रोल यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे, तो उसका टैंक फुल पेट्रोल कितने दिन और चलेगा। तो एक तो मतलब सिंपल ये होता है कि सपोज 1/4 1/5 यदि इंक्रीज किसी चीज़ का हो रहा है, तो उसका रिवर्स जो होगा वो 1/4 का डिक्रीज होगा, ठीक है। 1/4 का 1/3 इंक्रीज, 1 2 इंक्रीज हो रहा है तो 1/3 डिक्रीज होगा। 1/3 इंक्रीज हो रहा है तो 1/4 इंक्रीज हो रहा है तो 1/5 डिक्रीज होगा। 1/3 इंक्रीज हो रहा है तो 1/4 डिक्रीज होगा, है ना। तो ये ऐसे मतलब कर सकते हैं। तो एक ये तो ये आपको पता है कि 1/5 सपोज, ठीक है, 1/4 इंक्रीज हो रहा है तो 1/5 हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 25% इंक्रीज हो रहा है तो 20% डिक्रीज होगा। तो या तो हम उस तरीके से कर सकते हैं कि 20%, 10 दिन का 20% कम कितना हुआ, तो 8 हो गया। या फिर हम ट्रेडिशनल वे से जाते हैं कि लेट अरुण यूजेस 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एवरी डे। ये लाइट्स नहीं है, लीटर से। तो 100 लीटर पेट्रोल डेली वो यूटिलाइज करता है, तो 10 दिन में कितने पेट्रोल यूज करेगा, कितने लीटर, तो 10 into 100 विच इज इक्वल टू 1000। अब वो 25% मोर यूज करने लग गया, 125 लीटर्स। तो यानी कि 100 प्लस और 25% मोर, तो 125 हो जाएगा। तो अब टोटल जो 1000 पेट्रोल उसके पास थे 10 दिन के, तो उसमें से वो 125 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा एक तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ये दिया है कि एक इंसान जो है वो कुछ डिस्टेंस चलता है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता है, सपोज पॉइंट ए तक यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो चल के जाता है, फिर ये लेकिन यहाँ से जब आता है तो ये यहाँ पे कार से आ जाता है, ठीक है। तो वो 6 घंटे में हो रहा है। अब वो दोनों साइड में चल भी सकते हैं, तो सपोज ये कार से चल के गया, पैर से चल के गया और वापस चल के ही आया, तो वो 10 घंटे में जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चलो ठीक है, वॉक वॉक दोनों साइड वॉक कर रहा है ना, तो 10 घंटे लग रहे हैं उसको, ठीक है, ये वाले में कि दोनों साइड वॉक कर रहा है तो 10 घंटे लग रहा है। और वॉक कर रहा है और ड्राइव कर रहा है उसके बाद आके, तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वॉक वॉक 2 बार वॉक करने पे 10 घंटे लग रहे हैं, तो एक साइड से वॉक करने में 5 आवर्स लगेंगे। अब लेकिन दूसरे में दिया है कि वॉक करने के बाद एक साइड से वॉक करके जाता है, दूसरी साइड से कार वो चला के आता है, तो 6। अब इसमें वॉक का 5 आवर्स हमने निकाला था, तो 6 - 4 = 1 आवर्स। अब कार को तो निकल गया ना कि कार ड्राइविंग विल टेक अराउंड, यदि कार ड्राइव करके लाता है वो, तो 1 घंटे उसे लगेंगे।
तो दोनों साइड में वो ड्राइव कर लिया, तो 2 into 1 कर लेंगे, तो 2 आवर्स। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया इंग्लिश पैसेज वापस से। तो इसमें दिया है कि ये जब जिम घर पे वापस आया बिना अपने बाइसिकल के, तो उसके पेरेंट्स क्या थे, उनका मतलब बिहेवियर कैसा था। तो हम पैसेज को यदि पढ़े अच्छे से, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हिज पेरेंट्स वर अपसेट। ठीक है, वो अपसेट थे। और यहाँ पे दिया है द पेरेंट्स वर एंग्शियस। अब यहाँ पे दिया है कि वे आर एंग्री एट हिम विथ देम हिम। तो यहाँ पे तो एंगर का कोई जिक्र भी नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। वेर वरिड, हाँ एंशियस का मतलब वरिड होता है, पेरेंट्स वर अपसेट, फिर एंशियस यानी कि वरिड, तो ये तो सही हो गया। डिड नॉट फील कंसर्न, अब एंशियस वरिड हो रहे हैं तो ऐसे कैसे कि कंसर्न ही नहीं है उनका। फिर दिया है कि वी आर ईगर टू मीट द ओल्ड मैन एंड द लिटिल बॉय। अब इनका तो कुछ मेंशन भी नहीं है यहाँ पे कि ईगर थे या नहीं थे, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब 68th क्वेश्चन पे देखते हैं। जिम रिटर्न द वॉच टू द ओल्ड मैन एंड लिटिल बॉय बिकॉज, वो क्यों उसको लौटाया। तो यदि हम लास्ट वाला लाइन पढ़े, ऑल राइट आफ्टर एग्जामिनिंग द बाइसिकल यू कैन हैव योर वॉच बैक, मतलब उसने अपने बाइसिकल को एग्जामिन किया था एक बार, तो दे गेव हिम चॉकलेट्स, नहीं। तो वो तो दिया है, ठीक है, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, स्टूड हैप्पी मैन विद द बाइसिकल एंड बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो ये तो मतलब नहीं, उसमें नहीं रीजन हो सकता। हिज फादर वॉज प्राउड ऑफ हिम, ऑफ कोर्स प्राउडनेस तो है, लेकिन वो ओल्ड मैन और लिटिल बॉय को आप उनका वॉच क्यों लौटाया, वो यहाँ पे मेन कंसर्न है। तो क्योंकि ये लास्ट वाला लाइन जो दिया है आफ्टर एग्जामिनिंग द बाइसिकल, मतलब बाइसिकल का उसने मुआयना किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है कि ही वॉज सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ हिज बाइसिकल, जो कि इससे लगता है ऑल राइट यू कैन हैव योर वॉच बैक, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 68 वाला। अब ये नेक्स्ट जो पैसेज है अपना, कि यहाँ पे पूछा है कि ऑथर है वो जॉन को क्यों बोलता है कि थोड़ा और धीरे चलो, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया है कि ड्रोव स्विफ्टली अलोंग द नैरो वाइंडिंग रोड दैट लेड टू हिल्स। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, ये ठंड बढ़ती गई, अ, बारिश आने लगी, तो डिफ़िकल्ट हो जाती है देखने में रोड को। तो ये तो डिफ़िकल्ट एट टाइम्स टू सी द रोड, तो ये यहाँ पे रोड वॉज क्लियरली नॉट विजिबल, ये तो डायरेक्टली हम इन्फर कर सकते हैं यहाँ पे। इन्फर क्या मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर सही हो गया अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवलर्स सेट आउट फॉर द टाउन ऑल्दो इट वाज डार्क बिकॉज, तो वो क्यों मतलब बाहर चलने लगे थे। तो यदि यहाँ पे देखें कि एक जब लेट हो चुका था पहले ही, तो मैप के अकॉर्डिंग वो 15 किलोमीटर दूर था कोई गांव, तो वहां पे उन्हें लगा कि वो वहां पे बेड उन्हें मिलेगा, रात के लिए सोने मिलेगा अच्छे से। तो यानी कि बेड मिलेगा तो अच्छा मतलब रेस्ट भी मिल जाएगा, तो इसके लिए दे वर इन हरी, ऐसा तो कुछ हरीनेस दिखाया नहीं है इसमें। द नेक्स्ट टाउन वाज अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे एंड वाज अ हिल रिजॉर्ट। हिल रिजॉर्ट तो दिया नहीं है, हिल है लेकिन रिजॉर्ट है नहीं है, ये नहीं दिया है। और शॉर्ट डिस्टेंस अवे, अब 15 किलोमीटर को शॉर्ट डिस्टेंस कहोगे या लॉन्ग डिस्टेंस करोगे, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, अपने अपने मतलब किस बेसिस पे हम उसको रिलेटिवनेस उसकी फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो दे वेर इन वाइल्डरनेस। अब देखो यहाँ पे बिंग वरिड तो थे, लेकिन क्या वाइल्डरनेस थे, क्या वो उसका डिग्री काफी ज्यादा था, तो ये ऐसा तो नहीं था। तो नेक्स्ट टाउन वाज अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे एंड प्रॉमिस्ड अ गुड रेस्ट फॉर द नाइट, जैसे कि हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि वी वुड फाइंड अ बेड फॉर द नाइट 15 किलोमीटर अवे, ठीक है, अदर साइड ऑफ द हिल। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 71, द ट्रेवलर्स वर वरिड आफ्टर 20 किलोमीटर्स बिकॉज, वो 20 किलोमीटर बाद के वरिड क्यों थे। तो ये यहाँ पे जैसे दिया है, आफ्टर वी आर ट्रेवल्ड अबाउट 20 किलोमीटर्स देयर वाज स्टिल नो साइन ऑफ टाउन, वो टाउन का कुछ चिन्ह ही नहीं दिख रहा था मार्क जो मैप पे थे, तो इसलिए वो वरिड हो गए थे। तो उन्हें लगा था, क्योंकि वो 15 किलोमीटर उन्हें जाना था, 20 किलोमीटर ऑलरेडी पास हो चुके थे, तो क्या ये लोनली कंट्री साइड था, तो ये तो स्टार्टिंग से ही लोनली थे ना। एंड दे प्रोबेबली फियर्ड ऑफ हैविंग लॉस्ट देयर वे, ऑफ कोर्स 15 किलोमीटर यदि कवर करना हो, और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कवर कर ले और फिर भी हमें डेस्टिनेशन ना मिले, तो हमें ये लगेगा ही कि हम अपना रास्ता भूल गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा है कि जब लेडी को बताया गया कि उसे पेमेंट पे उन्हें चलना चाहिए, तो उन्हें क्यों ये बोला गया? बिकॉज ये यहाँ पे जैसे दिया है कि दैट द पेमेंट वॉज द प्लेस फॉर फूड फूड पैसेंजर्स। तो इसलिए उन्हें बोला गया कि पेमेंट पे चलें, क्योंकि वो वॉकिंग विथ हर बास्केट डाउन, राइट? तो ये तो मतलब पैदल ही चल रही थी, तो इसलिए वो पेडेस्ट्रियन पे मार्क हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब फिर दिया है यहाँ पे कि लेडी रिफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है कि लेडी ने मना कर दिया कि वो बीच रास्ते से नहीं हटेगी, मतलब रास्ते के बीचों बीच जो चल रही है तो वो नहीं हटेगी। तो वो क्यों था? सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड। अब यहाँ पे तो बात ही नहीं हुई किल्ड या फिर गेटिंग किल्ड की, किलिंग या गेटिंग किल्ड की। तो अब सी डिड नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द पेमेंट, यहाँ पे लाइक अनलाइक की भी बात नहीं है। सी वॉज कंफ्यूज नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि सी फेल्ट दैट सी इज इंटाइटल्ड टू डू व्हाटएवर सी लाइक। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला कि आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ। तो हमें अपना पूरा अधिकार है कि हम जहाँ मन करे वहाँ पे चले। तो उसे लगा था, एंड उन्हें मतलब ऐसे लगा कि सी इज इंटाइटल्ड टू व्हाटएवर सी लाइक, यानी कि लिबर्टी, एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबर्टी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो अब 74 में पूछा है कि ओल्ड लेडी फेल टू रियलाइज, ओल्ड लेडी को, उन्हें ये समझ नहीं आया, उन्हें ये लगा नहीं, क्या नहीं लगा एज पर द पैसेज, कि सी वॉज नॉट रियली फ्री। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने खुद ने बोला कि वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, तो आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, तो ये तो मतलब निगेट ही करता है स्टेटमेंट को। ठीक है। हर लिबर्टी वॉज नॉट अनलिमिटेड। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया है कि वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ इन्होंने बोला, तो उन्हें ये, यदि हम इस स्टेटमेंट को देखें जो कि आंसर है, इट डिड नॉट अकर टू द डियर लेडी that if liberty is entitled to foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the taxi driver to drive on the pavement. तो यदि ये बीच रास्ते में चल सकती हैं, तो टैक्सी ड्राइवर भी तो पेमेंट पे चल सकता है ना। तब तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि इनकी लिबर्टी अनलिमिटेड नहीं है, ये इन्हें रियलाइज नहीं हुआ था। ठीक है। लिबर्टी इंटाइटल्ड टू फुट पैसेंजर टू इज ऑल्सो इंटाइटल्ड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल चॉइस। तो ऐसी मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबर्टी का मतलब वो पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हर जगह। तो इसलिए ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। सी वॉज एन ओल्ड पर्सन, नहीं वो तो उन्हें पता था, और दिया भी नहीं है इसमें कि ओल्ड पर्सन उन्हें रियलाइज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। रोड्स आर मेड फॉर मोटर व्हीकल्स ओनली, नहीं, अब रोड तो लोगों के चलने के लिए भी होती हैं, बाइक भी चलाने के लिए होती है, साइकिल भी चलाने के लिए होती है, कार वार भी चला सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन लाइक बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया है इट डिड नॉट अकर टू दियर लेडी दैट इफ लिबर्टी इंटाइटल्ड टू फूड पैसेंजर टू वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड, इट ऑल्सो इंटाइटल्ड द टैक्सी ड्राइवर टू ड्राइव ऑन द पेमेंट। सो ये आंसर हमारा बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया है वो एक टाइप ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन है, जो कि पहले पूछते थे, अब तो नहीं पूछते। ठीक है। तो इसमें जैसे दिया है कि इसमें पेनाल्टी नहीं है। ठीक है। तो इसमें दिया है, पहले आप एक बार पढ़ सकते हैं पूरे पैराग्राफ को कि क्या क्वेश्चन दिया है। तो इसमें दिया है कि आप हेड ऑफ योर ऑफिस हैं, और कुछ हाउसेस अलॉटमेंट के लिए दी गई हैं ऑफिस स्टॉक को, और आपको फुल आज़ादी है कि आप कैसे मतलब इम्प्लीमेंट उसे डिस्क्रिप्शन पे उनको अलॉट करना चाहते हैं। एक खुद से आपने रूल्स बनाए हैं, क्योंकि आप ही ने मतलब आप ही को दी गई हैं टोटली, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो। तो आपने ही मतलब एक रूल्स बना लिया है, सेट ऑफ रूल्स, कि हम मैं इसी को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को करूँगा। तो उसको आपने पब्लिकली भी अनाउंस कर दिया है। तो मतलब रूल्स यानी कि आपने ही बनाए हैं, पर पब्लिकली अनाउंस हो चुके हैं। तो आपका पर्सनल से जो सेक्रेटरी है, जो कि काफ़ी आपके करीब है, वो आपके यहाँ आता है और बोलता है कि उसके पिताजी काफ़ी बीमार हैं, तो उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हाउस अलॉटमेंट में। तो ऑफिस सेक्रेटरीट ने, आपने जब अपने सेक्रेटरीट को उसको भेजी कि या फिर उसने खुद से भी करा होगा, तो उसने भेजी, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं आता था, मतलब रूल्स में वो नहीं था। तो इसके लिए वो, एंड उसके लिए उसने रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया और बोला कि आप प्रोसीजर को फॉलो करो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ। तो आपको मतलब उनसे उनको चिढ़ाना नहीं चाहते अपने पर्सनल सेक्रेटरी को, क्योंकि वो यहाँ पे दिया है कि आप करीब हैं, काफ़ी उसके करीब हैं, तो क्या करेंगे?
तो ए ऑप्शन दिया है, कॉल हिम ओवर टू योर रूम एंड पर्सनली एक्सप्लेन व्हाई द अलॉटमेंट कैन नॉट बी डन। तो कॉल कर सकते हैं एक रिश्तों को मतलब कंटिन्यू रखने का भी, कि मतलब हमेशा स्ट्रक्चर ना रहने का, एक फ्लेक्सिबल रह के लोगों को समझा देने का अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो ये तो भी ये सही हो जाएगा, राइट। इससे कुछ हमारा निगेटिव नहीं जा रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। हाँ, ईगो जा रहा है, लेकिन वो तो निगेटिव कॉनोटेशन हो गया ना। तो अलॉट द हाउस टू हिम टू विन हिज लॉयल्टी। अब हाउस को यदि हम अलॉट कर देंगे इसकी लॉयल्टी को पाने के लिए, तो ये तो क्लासिक केस ऑफ करप्शन हो गया ना। अब भले ही ये मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ना हो, लेकिन इमोशनल बेनिफिट्स के लिए है, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए है, राइट। तो ये भी तो मतलब ऑप्शन हमारा नहीं कर सकते हम, ठीक है, ऐसे मतलब नहीं कर सकते। एग्री विद द ऑफिस नोट टू शो दैट यू आर नॉट बायस्ड एंड दैट यू डू नॉट इंडल्ज। तो एग्री भी कर सकते हैं ऑफिस से कि हाँ हाँ ठीक है। और देखा जाए तो ये सी और बी का मिक्स भी कर सकते हैं, कि उसको कॉल कर देंगे कि देखो यार ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं तो आपको अलॉट नहीं कर सकता। और ऑफिस वाले को भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं बायस्ड नहीं हूँ, एक दिख भी जाएगा, क्योंकि रूल्स तो ऑब्वियसली पब्लिक में डिस्प्लेड हैं। ठीक है, तो आप फेवरेटिज्म में बिलीव नहीं रखते, ये पब्लिक को भी दिखेगा। कीप द फाइल विथ यू एंड नॉट पास इन ऑर्डर। तो ये तो यही हो गया ना कि पास द बुक बट नॉट डूइंग द ड्यूटीज, मतलब आप निर्णय नहीं ले रहे हो। आपने मतलब जस्ट बिकॉज वो निर्णय आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके खिलाफ जा सकता है कहीं ना कहीं, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप निर्णय ही नहीं लोगे। तो ये तो गलत हो गया, राइट। तो ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी ने तो ए और सी दोनों को ही करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप कॉमर्शियल टैक्सी से दिल्ली से जा रहे हैं किसी बाकी सिटी में, आप मान सकते हैं किसी भी सिटी में, हिमाचल प्रदेश के या फिर पंजाब के, हरियाणा, गुजरात, अरे है ना, दिल्ली से चंडीगढ़ मान लो आप। ठीक है, तो आपका टैक्सी ड्राइवर इन्फॉर्म करता है कि उसके पास तो परमिट नहीं है उस सिटी में चलाने के लिए, जैसे चंडीगढ़ गया, तो चंडीगढ़ का तो उसके पास परमिट है नहीं। तो वो जाके 1 दिन का 40 रुपीज़ पे करके आता है। तो वो वहाँ पे रुकेगा पे करने के लिए। तो आपने देखा कि जब वो पे कर रहा था तो ट्रांसपोर्ट जो क्लर्क है वो 40 रुपए के साथ साथ एक्स्ट्रा 50 रुपए भी ले रहा था, और उसकी कोई रिसिप्ट नहीं दी जा रही थी, यानी कि ये करप्शन हो गया, राइट। तो आपको मीटिंग के लिए बहुत जल्दी भी हो रही, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? गो टू द काउंटर एंड आस्क द क्लर्क टू गिव मनी विच ही हैज इलीगली टेकन। तो क्या आप ऐसा करोगे कि काउंटर पे जाओगे, बोलोगे कि अरे वापस दे पैसे पूरे, क्यों मतलब इलीगली लिए हो, ऐसा करके क्या आप वो करोगे? तो डू नॉट इंटरफेयर एट ऑल एज दिस इज अ मैटर बिटवीन टैक्सी ड्राइवर एंड टैक्स अथॉरिटीज। करप्शन तो किसी पर्सनल किसी का मैटर नहीं हो सकता, ये तो पब्लिक मतलब एक पब्लिक कंसर्न हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब करप्शन को अनदेखी तो नहीं करना है ना, एक्शन तो लेना है। अब कैसा भी एक्शन हो, एक्शन तो लेना है उसे रोकने के लिए। तो ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। टेक नोट ऑफ द इंसिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट द मैटर टू योर कंसर्न अथॉरिटीज। ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि हम तो मैटर को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, अथॉरिटीज को। और यहाँ पे दिया है गो अप टू द क्लर्क एंड आस्क द क्लर्क टू गिव बैक द मनी विच ही हैज इलीगली टेकन। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया कि हम उसका कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फायदा नहीं कर रहे हैं तो नुकसान भी नहीं कर रहे हैं हम उसका, ठीक है। तो अब ट्रीट इट एज अ नॉर्मल अफेयर एंड सिंपली फॉरगेट अबाउट इट। ऑफ कोर्स सेम जैसे बी में जो आर्गुमेंट हमने रखा था कि करप्शन को अनदेखी नहीं करनी है, ठीक है, एक्शन लेना है, कैसा भी एक्शन हो, छोटा बड़ा, है ना, वो लेना है। अब यहाँ पे दिया है 77 वाले में कि पूछा है कि एक व्यक्ति है वो काफ़ी दूर रहता है, तो वो ना 2 घंटे बस से ट्रैवल किया है, और विलेजर का जो गांव वाले का पड़ोसी है वो काफ़ी पावरफुल जमींदार है। तो वो उसका जो गरीब गांव वाला है, उसका ज़मीन वो हथियाने पे तुला हुआ है ज़बरदस्ती। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, और आपको मीटिंग बुलाई गई है लोकल मिनिस्ट्री द्वारा, जो मिनिस्टर हैं वहाँ के मंत्री हैं, तो उनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, तो आप उसमें मतलब बिजी हो, तो आप वहाँ पे जा रहे हो। तो वो वहाँ से 2 घंटे मतलब चल के आया है, बस से और फिर फुट से पैदल भी, और आपको एक एप्लीकेशन देना चाह रहा है कि आप उसे उस पावरफुल जमींदार से बचाएं, क्योंकि वो अब उसका जमीन लूट ना पाए ऐसे। तो आपके मीटिंग हॉल के बाहर वो 1 घंटे से वेट कर रहा था। आप मीटिंग से तो आए वापस बाहर, लेकिन आप दूसरे मीटिंग में जा रहे हो, क्योंकि एज अ डीएम आप काफ़ी अलग अलग मीटिंग्स में जाते हो, मतलब कंटिन्यूसली मीटिंग्स होते रहते हैं ऑफिसर्स के। तो आप एक मीटिंग से जा रहे हो, दूसरी मीटिंग मीटिंग से आ रहे हो, दूसरी मीटिंग पे जा रहे हो। तो आपने जो ही देखा तो विलेजर आपके पीछे पीछे लग गया आपने एप्लीकेशन को देने के लिए। तो आपका कोर्स करेक्शन क्या होगा इसमें? तो इसमें ये भी ध्यान देना है कि वो काफ़ी दूर से आया है, पहली बात। तो वो तो ठीक है
कि पर ये तो मैटर ज़्यादा करता नहीं है। लेकिन मेन जो है यहाँ पे कि वेरी पावरफुल लैंडलॉर्ड इज ट्राइंग टू ऑक्युपाई द पुअर्स विलेजर्स लैंड बाय फोर्स। तो वो तो जबरदस्ती हथियाने पे तुला हुआ है ना उसका पावरफुल जमींदार जो है। तो ये तो हमारी यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो ये दिया है कि ए वाले में दिया है कि उसको बोलो कि 2 घंटे और वेट कर दे ताकि आप दूसरी मीटिंग से आ जाओ, जो मीटिंग में जा रहे हो। तो ये तो एपैथी हो गई ना टोटली, कि आपने मतलब कम से कम सुन तो लो, उसके बाद एक्शन लो या ना लो, सिंपथी कम से कम उसको दो कि अच्छा ठीक है हम प्रयास करेंगे। नो एम्पथी उसका एक्शन लो, तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो कम से कम सिंपथी तो दो। तो ये तो गलत हो गया, राइट? फिर बी वाले में दिया है कि उसको बोल दो कि मैटर जो है ना वो जूनियर ऑफिसर द्वारा डील किया जाएगा, तो आप उसे जाके एप्लीकेशन दे के आओ। अब ये तो कोई बात हुई नहीं। एज ए डीएम आप एडमिन के चीफ हो, आपके अंडर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो आपका जूनियर मतलब ये तो क्या ही हो गया कि आपका तो एक तानाशाही आप रवैया अपना रहे हो कि मेरे जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेके आओ तभी मैं सॉल्व करूंगा, मेरे से छोटा प्रॉब्लम लेके आओगे तो ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, ये मेरा जूनियर संभालेगा। तो ये भी गलत हो गया। कॉल वन ऑफ योर सीनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर एंड आस्क हिम टू सॉल्व द विलेजेस प्रॉब्लम। अब ये तो मतलब सही हो गया ना कि ये तो आप इम्पैथी दिखा रहे हो, सिंपैथी भी नहीं, इम्पैथी बता रहे हो, एक्शन ले रहे हो तुरंत कि सीनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बुलाया, बोले कि इसका जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। तो ये हमारा आंसर तो सही होगा। फिर ये जो दिया है डी वाले में कि क्विकली ले लो एप्लीकेशन, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो कि अच्छा बताओ कौन से गांव से आए हो, कौन सा मतलब थाना है, या फिर एड्रेस बता दो, किस जमींदार ने लिया है, कुछ मकान वकान संख्या बता दो, जमीन का जो अपना जो पेपर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, खसरा क्रमांक वगैरह, तो वो बता दो। तो मतलब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ लो, एप्लीकेशन पे नोट कर लो, उसके बाद आदेश दे दो कि ये करना है, और लगा दो काम पे अपने सिस्टम को। तो ये भी सही है। यूपीएससी ने दोनों ही सही दिया है, सी और डी। और चाहिए तो दोनों ही हम मिक्स कर सकते हैं कि चलो ठीक है, हमने एप्लीकेशन लेके कुछ क्वेश्चन पूछ के उसमें नोट करके और ऑर्डर पास कर दिया, मतलब भेज दिया अपने ऑफिसर्स को। और उसमें सीनियर सबऑर्डिनेट को बोल भी दिया कि पर्सनल लेवल पे इसको टच करके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दो। तो ये भी आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि आपकी, अब यहाँ पे भी दिया है कि यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान लो जिले का। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में चीनी की काफ़ी कमी आई हुई है। तो गवर्नमेंट ने बोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इन द केस में भी, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट ही बोलेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है शुगर का, वो 30 किलोमीटर ही 30 किलोग्राम ही यूज़ हो सकता है। तो मतलब कोई भी वेडिंग सेलिब्रेशंस हो, शादियाँ वादियाँ हो, तो उसमें 30 किलो से ज़्यादा शुगर खपत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि आपका एक परम मित्र, क्लोज फ्रेंड का बेटा, उसकी शादी हो रही है। तो आपका दोस्त बोलता है कि भाई एक काम करो, 50 किलो शुगर का रिलीज करवा दो, मेरे बेटे की शादी है। तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये तो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, मैटर है। तो वो आप झुंझला जाता है कि तुम कैसे दोस्त हो, तुम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तुम तो कुछ भी रिलीज करा सकते हो, और आप उससे दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते। तो आप इसमें क्या करेंगे? तो ये दिया है कि रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर विच योर फ्रेंड हैज रिक्वेस्टेड फॉर। अब देखो, यहाँ पे तो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी आप मिक्स कर रहे हो कि पर्सनल लेवल पे आप तो पर्सन हो, दोस्त हो, अब दोस्ती के खातिर अपने प्रोफेशनल चीज़ों को मतलब मिक्स कर रहे हो, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। डोंट मिक्स योर इंटरपर्सनल रिलेशंस विथ प्रोफेशनल वन। तो ये तो नहीं करेंगे, राइट? और ये एक तरीके से फेवरेटिज्म दर्शाता है कि आप भेदभाव करते हो, पार्शियलिटी करते हो एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो सिविल सर्वेंट के ethos के अगेंस्ट होगा। अब यहाँ पे दिया है बी वाले में कि रिफ्यूज योर फ्रेंड द एक्स्ट्रा अमाउंट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। अब रूल्स दिया 30 किलो करना है तो 30 किलो ही करना है। उसको बोल दो कि 30 किलो तो दे देंगे, उसके ऊपर का भूल जाओ। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। एक आपने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं नहीं वो तो ठीक है। और सी वाला जो हो गया कि शो योर फ्रेंड द कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, और उसको मनाओ मतलब 30 किलो ही लेने को। तो यहाँ पे हो गया कि आप एक एक्स्ट्रा लेवल जा रहे हो, नॉट एज ए डीएम बट एज ए फ्रेंड। यहाँ पे तो बी वाले में तो एज ए डीएम आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं दे पाऊंगा, एंड सी वाले में एज ए दोस्त भी जा रहे हो कि देखो ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है, अब मैं इसको तो मतलब हम फॉलो नहीं कर सकता, मैं इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 30 किलो ले लो, बाकी आप कैसे भी करके चला लो मतलब। तो एक परसुएशन टेक्निक हो गया, तो ये भी सही हो जाएगा। अब डी वाले में दिया है एडवाइज हिम टू डायरेक्टली अप्लाई टू द अलॉटिंग अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म हिम दैट यू डू नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर।
उसको बोल दो कि अप्लाई कर ले अलॉटिंग अथॉरिटी को। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, तो उसको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यू कैन रिलीज एनी अमाउंट। उसको तो गलत फहमी हो सकती है या सही हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर इन चार्ज, तो आपके अंडर ही आएगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो आप उसको बोलोगे कि अलॉटिंग अथॉरिटी को डायरेक्टली अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे तो मतलब क्या ही मतलब, जब हद ऐसी है 30 किलो का और आप खुद ही बोल रहे हो कि नहीं हो सकता, तो क्या मतलब अलॉटिंग अथॉरिटी अलॉट कर देगी एक्स्ट्रा 50 किलोग्राम? नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दिया है कि यू आर प्लान चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन एरिया। तो प्रेजेंस पॉलिसी का काफ़ी विरोध चल रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहते हो, जो वहाँ के रहवासी लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो आप उनको बताना चाहते हो कि छोटा परिवार सुखी परिवार सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? तो छोटा छोटा परिवार रखे हैं, है ना? तो वो क्या करें, उसको मतलब कैसे करोगे? कि बाय लॉजिकली एक्सप्लेनिंग टू द रेजिडेंट द नीड ऑफ प्लानिंग टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। यही तो है परसुएसिव टेक्निक, कि हमें मनाएंगे लोगों को अच्छे से कि उसकी नहीं, है ना, कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बाय इंकरेजिंग, बी वाले में दिया है कि बाय इंकरेजिंग लेट मैरिजेस एंड प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन तो ठीक है, लेकिन अब प्रॉपर स्पेसिंग करते करते वो सपोज 10 बच्चे पैदा कर दे, तो कहाँ की फैमिली प्लानिंग? सपोज लेट मैरिज, ठीक है, तो वो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या? या फिर क्या पता उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, या फिर क्या पता आप स्पेसिंग बोलो कि चलो ठीक है, 18 पे शादी ना करके 19 पे शादी ना करके 20-25 पे करो, 25 पे करो, सपोज 25 पे। तो एक एक साल पे जो बच्चे करते हैं, 2 साल पे 3 साल पे, वो एक एक साल पे सपोज 2-3 बच्चे कर लेते हैं। तो उनको बोलो कि नहीं नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग करो। तो पता चलेगा कि वो 25 पे एक कर लिया, 28 पे एक कर लिया, 32 पे कर लिया, 34 पे कर लिया, तो वो कंटिन्यूस करे ही जा रहे हैं। तो ये तो मतलब फैमिली प्लानिंग हो हुआ भी नहीं ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। बाई ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस, ऑफ कोर्स कैरेट स्टिक पॉलिसी कुछ कॉमन है, मतलब ये इसमें कोई नई बात है नहीं कि उनको इंसेंटिव दो कि अच्छा ये मतलब ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें मतलब आप उसमें इंसेंटिव्स दो कि अच्छा, आप यदि एक ही बच्चा पैदा करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, दूसरा करोगे मतलब 2-3 तक लिमिट रखोगे तो ये होगा। लेकिन यदि आपने 4-5 कर लिया तो फिर आपका भूल जाओ मतलब उसका बेनिफिट्स। ठीक है, तो कैरेट स्टिक पॉलिसी भी कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स सी वाला सही हो सकता है, इसमें ये वाला भी सही हो जाएगा। फिर ये वाला है बाय आस्किंग पीपल हु हैव बीन स्टरलाइज्ड और यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू डायरेक्टली टॉक टू द रीजन। अब ये तो पासिंग द बक हो गया कि आप मतलब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी नसबंदी वगैरह करा चुके हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं, तो आप उन्हें बोल रहे हो कि जाओ जाओ लोगों से बात करो। अब वो एक फैक्टर हो सकते हैं, एक स्टेक होल्डर हो सकते हैं, वो पूरा एज ए उनका काम नहीं है, वो आप इंचार्ज हो, ठीक है। तो यहाँ पे परsuading के लिए यूज़ कर सकते हैं उन्हें, लेकिन आप इंचार्ज हो तो आपको ही करना पड़ेगा। वो एक फैक्टर हो सकते हैं, एक स्टेक होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर ए और सी, यूपीएससी ने भी ए एंड सी दिया हुआ है। अब ये यहाँ पे दिया है 80 वाले में कि आप एक यूनिवर्सिटी के टीचर हो, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, सपोज किसी भी सब्जेक्ट का ले लो आप, सपोज मैथ्स का बना रहे हो, ठीक है। आपका एक दोस्त है, सपोज वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, ठीक है, उसका बेटा भी उसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो आपको बताता है कि ये उसके बेटे का लास्ट चांस है, ठीक है, पास करने का एग्ज़ाम का। तो आप कब से उसको बता दो क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं एग्ज़ाम में, मतलब पेपर आउट कर दो, ठीक है, उसके लिए कहने का मतलब ये दिया हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि पेपर आउट कर दो क्योंकि ये तो उसका लास्ट चांस है बेटे का। तो अब पास्ट में ये भी बताया हुआ है कि एक ने दिया हुआ है कि आपके उस कलीग ने, आपके साथ जो सहकर्मी है, उसने आपकी काफ़ी मदद की हुई है दूसरे मैटर्स में, ठीक है। अब वो मैटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा क्या पता, या नेगेटिव भी हो, तो उस पे हमें खैर नहीं जाना। तो योर कलीग इन्फॉर्म्स यू दैट हिज सन विल सफर फ्रॉम डिप्रेशन, उसका बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा यदि वो वापस से एग्जाम फेल हो गया। वापस से फेल हो गया यानी कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि सन्स का लास्ट चांस है और सन विल सफर इन डिप्रेशन, तो फेल हो गया तो डिप्रेशन में जाएगा। तो आप क्या करोगे? ए, इन व्यू ऑफ हेल्प ही हैड गिवन टू यू, हाँ, क्योंकि उसने आपके पहले मदद की थी तो आप भी हेल्प कर दोगे। अब ये तो यहाँ पे चीटिंग हो गई ना, मतलब करप्शन एक तरीके से। ऑफ कोर्स वहाँ ये भी इंटरपर्सनल रिलेशंस को मिक्स कर रहे हो,
प्रोफेशनल रिलेशन से, है ना, करप्शन कर रहे हो, पार्शियलिटी दिखा रहे हो, फेवरेटिज्म कर रहे हो अपने दोस्त के बेटे के साथ में, और दूसरों को तो फेल कर दोगे आप वो, है ना, दूसरे तो फेल हो जाएंगे क्योंकि उनको क्वेश्चन नहीं पता, तो पास भी होंगे पर कुछ तो फेल होंगे। तो आपने इन यहाँ पे पार्शियलिटी तो दिखाई ना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो रिग्रेट दैट यू कैनॉट बी ऑफ एनी हेल्प टू हिम, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, कि नहीं मतलब ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ भरोसा करके मुझे दिया है, तो मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इसके लिए मतलब रिग्रेट करता हूँ, मतलब इससे मुझे खुशी नहीं हो रही है, दुखी हो रही है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये सी भी दिया है, ऑप्शन डी भी दिया है, दोनों ही सही है। रिपोर्ट द कंडक्ट ऑफ योर कलीग टू द हायर अथॉरिटीज। अब वो तो मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना पर्सनल बेसिस पे, अब पर्सनल चीज़ों को दुहाई देके बोल रहा है कि यार कर दो, मतलब हेल्प कर दो मेरे बच्चे का, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब, है ना, उसकी भी तो कुछ गलती है नहीं ना, वो अपनी फादर का ये निभा रहा है रिलेशन का, तो उसकी भी गलती नहीं है। तो आप इतने स्ट्रिक्ट तो मतलब नहीं होना चाहिए कि एकदम से कोई आपको अप्रोच ही ना करे फिर बाद में, है ना। तो डी भी ऑप्शन गलत हो गया। और फिर बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 2013 सी सेट के। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।